Welcome to my channel. Like, save and subscribe for easy and complete explanations of all chapters from the Class 9 NCERT Hindi book Ganga. Don't miss any update. नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 की हिंदी पुस्तक गंगा के गद्य खंड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ आखिरी चट्टान तक का विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके लेखक हैं मोहन राकेश। देखिए, ये जो पाठ है ये एक यात्रा वृत्तांत है, मतलब एक ट्रैवल स्टोरी। इसमें लेखक ने कन्याकुमारी की अपनी यात्रा के अनुभवों को इतने सजीव और भावनात्मक रूप में लिखा है ना कि पढ़ते हुए लगता है कि हम भी उनके साथ ही चल रहे हैं। यहाँ सिर्फ प्रकृति की सुंदरता का ही वर्णन नहीं है, बल्कि इसमें आपको मानव जीवन, उसकी भावनाएं और आत्मिक अनुभूतियों का भी एक बहुत ही सुंदर चित्रण मिलेगा। इस पूरे पाठ को हम सरल भाषा में समझेंगे और साथ ही इसके जो मुख्य भाव हैं, जो जरूरी पॉइंट्स हैं, वो सब भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सुंदर यात्रा को आखिरी चट्टान तक। तो इस यात्रा में हमारा रोड मैप क्या होने वाला है? सबसे पहले हम मिलेंगे इस कहानी के प्रतिभाशाली लेखक मोहन राकेश से, जानेंगे कि उनकी लेखनी में ऐसा क्या खास था। फिर हम उनके साथ कन्याकुमारी की यात्रा पर निकलेंगे, उस जगह पर जहां 3 सागरों का मिलन होता है। इसके बाद हम एक ऐसे अद्भुत सूर्यास्त को देखेंगे जो शायद ही किसी ने देखा हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हम अंधेरे में उनकी वापसी के रोमांच और डर को भी महसूस करेंगे, और अंत में हम देखेंगे कि कैसे सुबह का सूर्योदय जीवन की कुछ कठोर सच्चाइयों को हमारे सामने लाता है। तो तैयार हो जाइए, ये एक बहुत ही यादगार सफर होने वाला है। देखिए, किसी भी कहानी को अगर हमें पूरी तरह समझना है तो हमें कहानीकार को भी समझना होता है। आखिर उनके देखने के अंदाज में ऐसा क्या था जो एक साधारण सी यात्रा को इतना असाधारण बना देता है। तो चलिए इस अविश्वसनीय यात्रा वृत्तांत के पीछे जो व्यक्ति हैं, मोहन राकेश, उनके जीवन और उनके काम को जरा और गहराई से जानते हैं। ये है मोहन राकेश। इनका जन्म 1925 में अमृतसर, पंजाब के एक जीवंत शहर में हुआ था। वो सिर्फ एक लेखक नहीं थे, बल्कि हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़ी ताकत थी। एक ऐसी आवाज जिसने आधुनिक भारतीय जीवन की उलझनों को अपनी कहानियों में पिरोया। उन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक, यात्रा वृत्तांत, मतलब कि साहित्य की कई विधाओं में अपनी कलम चलाई और हर एक में अपनी एक अलग और कभी ना मिटने वाली छाप छोड़ी। जरा उनकी रचनाओं की रेंज देखिए। उनके नाटक आषाढ़ का एक दिन ने तो हिंदी नाटक की दुनिया में जैसे क्रांति हिला दी, और इसी के लिए उन्हें प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उनके लिखने की खूबी ये थी कि वो आधुनिक जीवन की जो मुश्किलें हैं और इंसानी भावनाओं की जो परतें होती हैं, उन्हें बहुत ही खूबसूरती से पकड़ते थे। दुख की बात है कि सिर्फ 48 साल की उम्र में 1972 में उनका निधन हो गया, लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसी साहित्यिक विरासत छोड़ गए जो आज भी लोगों को प्रेरित करती है। तो अब जब हम लेखक को जान गए हैं, तो चलिए उनके साथ उनकी यात्रा पर निकलते हैं। हम भारत के सबसे दक्षिणी सिरे कन्याकुमारी की ओर बढ़ रहे हैं, एक ऐसी भूमि जो अपने सुनहरे सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए जानी जाती है, और हां, जहां 3 विशाल समुद्र आपस में मिलते हैं। ये सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव का केंद्र है। जरा कल्पना कीजिए कि आप लेखक के साथ समुद्र से निकली एक चट्टान पर खड़े हैं। आपके ठीक सामने विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, एक ऐसी जगह जो महान स्वामी विवेकानंद की आध्यात्मिक ऊर्जा से आज भी गूंजती है। ये कोई साधारण जगह नहीं है। ये 3 विशाल सागरों, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का पवित्र संगम है। लेखक इस शक्तिशाली दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, पूरी तरह से उस पल में खो जाते हैं। ये एक वाक्य उस पूरे अनुभव की गहराई को समेट लेता है। लेखक को अपने चारों ओर सिर्फ पानी की असीम जबरदस्त शक्ति का विस्तार महसूस हो रहा था। उस एक पल में वो एक व्यक्ति या एक यात्री के रूप में अपना अस्तित्व ही भूल जाते हैं। वो उस दृश्य का ही एक हिस्सा बन जाते हैं। विशाल शक्तिशाली चट्टानों के बीच एक छोटी सी विनम्र चट्टान। उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनकी अपनी चेतना उस विस्तार में विलीन होती जा रही है। और अब हम इस यात्रा के उस हिस्से पर आते हैं जिसका लेखक को बेसब्री से इंतजार था, और शायद हमें भी, सूर्यास्त। लेकिन यह कोई मामूली सूर्यास्त नहीं है। लेखक एक ऐसे अनुभव की तलाश में है जो उनके मन और आत्मा पर हमेशा के लिए छप जाए, एक ऐसा दृश्य जो उनकी इस पूरी यात्रा को सार्थक बना दे। एक बिल्कुल परफेक्ट, बिना किसी रुकावट वाले नज़ारे की अपनी खोज में लेखक सैंड हिल से भी आगे बढ़ जाते हैं। वो रेत के एक के बाद एक कई टीले पार करते हैं। हर कदम के साथ उनके पैर रेत में धंस रहे थे, टांगें थक रही थीं, लेकिन उनका मन अडिग था। हर टीले की चोटी पर पहुंचकर उन्हें लगता कि बस एक और टीला, और फिर क्षितिज का खुला असीमित विस्तार उनके सामने होगा।
ये एक शारीरिक यात्रा से ज्यादा एक मानसिक दृढ़ता की परीक्षा थी। और आखिरकार उनकी दृढ़ता का फल उन्हें मिलता है। जैसे ही सूरज पानी की सतह को चूमता है, एक जादुई पल घटित होता है। ऐसा लगता है मानो किसी ने पूरे समुद्र पर पिघला हुआ सोना बिखेर दिया हो। ये दृश्य इतना लुभावना, इतना सुंदर था कि लेखक को लगा जैसे उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर विजय प्राप्त कर ली हो। एक गहरी संतुष्टि और विस्मय की भावना ने उन्हें घेर लिया। ये वर्णन सूर्यास्त की क्षणभंगुर सुंदरता और उसके बदलते रंगों की तेजी को दिखाता है। रंग इतनी तेजी से बदल रहे थे कि किसी एक पल को, किसी एक रंग को कोई नाम देना नामुमकिन था। सूरज का गोला असहाय होकर जैसे पिघले हुए लावे जैसे समुद्र में डूबता जा रहा था। एक धीमी लेकिन सुंदर विदाई। ये बेबसी प्रकृति की उस ताकत के सामने है जिसे कोई रोक नहीं सकता। और देखिए कैसे कुछ ही पलों में पूरा मूड ही बदल जाता है। वो गर्म सुनहरा रंग अब एक गहरे तीव्र लाल रंग में बदल गया था, जैसे समुद्र में सोना नहीं बल्कि खून बह रहा हो। ये एक बहुत शक्तिशाली उपमा है जो उस दृश्य की नाटकीयता और गहराई को और बढ़ा देती है। ये एक सुंदर दृश्य से कुछ और ज्यादा, कुछ और गहरा बन जाता है। और अंत में जैसे ही सूरज पूरी तरह से क्षितिज के नीचे गायब हो जाता है, वो लाल रंग भी बैंगनी और फिर धीरे धीरे स्याह काले रंग में बदल जाता है। प्रकृति का वो अद्भुत जीवंत रंगमंच अब अंधेरे की चादर ओढ़ लेता है और पीछे रह जाती है केवल हवा की गूंजती हुई रहस्यमयी आवाज। दिन का अंत हो चुका है। सूर्यास्त की सुंदरता और शांति के बाद एक कठोर, डरावनी हकीकत लेखक पर हावी हो जाती है। सुंदरता गायब हो गई है और उसकी जगह एक बढ़ते हुए डर ने ले ली है। जिस प्रकृति को वो अभी पूज रहे थे, अब वही डरावनी लगने लगती है। अब उन्हें इस अंधेरे और सुनसान जगह से वापस अपने होटल लौटना है। जैसे ही लेखक वापस जाने के बारे में सोचते हैं, उनका मन डर से कांप उठता है। पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें काले पड़ चुके रेत के अनगिनत भयावह टीले दिखाई देते हैं। उन्हें एहसास होता है कि इस रास्ते से वापस जाना मतलब रेत की इस विशाल भूल भुलैया में भटक जाना होगा, शायद हमेशा के लिए। इसलिए घबराहट में वो एक दूसरा रास्ता चुनते हैं, समुद्र तट का रास्ता। उन्हें लगता है कि ये एक सेफ ऑप्शन है, एक सीधा रास्ता जो उन्हें सीधे होटल तक ले जाएगा। लेकिन प्रकृति का एक और ज्यादा खतरनाक रूप उनका इंतजार कर रहा था। समुद्र का पानी तेजी से बढ़ रहा था और तट की चौड़ाई हर गुजरते पल के साथ कम होती जा रही थी। लहरें अब शांत नहीं बल्कि आक्रामक हो रही थीं। अब लेखक एक जाल में फंस गए थे। एक तरफ गरजती हुई ऊंची लहरें और दूसरी तरफ रेत की सीधी न चढ़ी जा सकने वाली दीवार। खतरा बढ़ता देख वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगते हैं। एक विशाल लहर से बचने की हताश कोशिश में वो एक चट्टान से टकरा जाते हैं और दर्द की एक तेज लहर उनके शरीर में दौड़ जाती है। किसी तरह वो उस चट्टान पर चढ़कर खुद को कुछ देर के लिए सुरक्षित करते हैं। पिछली शाम के अकेले और आध्यात्मिक सूर्यास्त के अनुभव के ठीक उलट अगली सुबह का सूर्योदय लेखक को जीवन की एक पूरी तरह से अलग, ज्यादा जमीनी हकीकत से मिलवाता है। ये सौंदर्य और संघर्ष का एक बहुत ही शक्तिशाली मिश्रण है। जहां सूर्यास्त आत्मचिंतन का एक पल था, वहीं सूर्योदय समाज की सच्चाई का आईना बन जाता है। इस बार सूर्योदय का नजारा देखने वाला कोई अकेला यात्री नहीं था। घाट पर जीवन की हलचल थी। मछुआरे अपने नावों और जालों के साथ अपने दिन के काम में लगे थे और स्थानीय महिलाएं पर्यटकों को सुंदर शंख और मालाएं बेचकर अपनी रोज की रोटी कमाने की कोशिश कर रही थीं। ये दृश्य प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ स्थानीय जीवन के कठोर संघर्ष और उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को एक साथ दिखा रहा था। विवेकानंद चट्टान पर ही उस आध्यात्मिक स्थान पर लेखक की मुलाकात एक पढ़े लिखे लेकिन बेरोजगार युवक से होती है। उस युवक की कहानी दिल तोड़ने वाली है। वो बताता है कि कन्याकुमारी की 8000 की छोटी सी आबादी में लगभग 4 से 500 पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं और उनमें से 100 के करीब तो ग्रेजुएट हैं, ठीक उसी की तरह। ये आंकड़े उस खूबसूरत जगह की एक छिपी हुई दुखद सच्चाई को सामने लाते हैं। ये एक वाक्य उस जगह की कड़वी सच्चाई को उजागर करता है। ये शिक्षित युवक और उसके जैसे कई और लोग अपनी सारी बौद्धिक क्षमता और शिक्षा के बावजूद छोटी मोटी नौकरियां करने और सीपियों का गूदा खाकर गुजारा करने पर मजबूर हैं। सोचिए, उनकी बौद्धिक चर्चाएं, उनके दार्शनिक सिद्धांत एक तरफ और उनकी कठोर आर्थिक वास्तविकता दूसरी तरफ। इन दोनों के बीच एक गहरी, दर्दनाक खाई है। और इस तरह लेखक की ये यात्रा सिर्फ प्रकृति के शानदार दृश्यों की यादों के साथ ही खत्म नहीं होती। ये यात्रा उन्हें बदल देती है।
उन्हें मानव जीवन की जटिलताओं, सामाजिक और आर्थिक सच्चाइयों की भी एक गहरी समझ मिलती है। उनका ध्यान प्रकृति के विशाल भव्य कैनवस से हटकर वापस रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी-छोटी बातों और संघर्षों पर आ जाता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने आखिरी चट्टान तक पाठ का पूरा अध्ययन किया। इस पाठ से हमें ये समझ में आता है कि यात्रा केवल जगहों की नहीं होती, बल्कि ये हमारे मन, हमारे विचारों और हमारी भावनाओं की भी यात्रा होती है। लेखक ने कन्याकुमारी के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ अपने भीतर के अनुभवों को भी बहुत ही प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया है। आशा है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही सभी चैप्टर्स की आसान व्याख्या मिलती रहे। धन्यवाद।